चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक नया चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो 10th ICSE में ये आपका सेकंड चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग ये डिफाइन करेंगे व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, है ना। केमिकल Yes. बॉन्ड किसको कहते हैं, तो हम पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं एक बार कि केमिकल बॉन्ड बेसिकली क्या है। केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स टू और मोर एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को आपस में होल्ड करने के लिए, आपस में बांध के रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए कोई तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसकी वजह से वो एटम्स एक साथ एक मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है या बॉन्डेड है। वो जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को एक साथ होल्ड कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को आप केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे वाटर मॉलिक्यूल की जहां तक हम बात करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल यानी H2O, तो एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। वाटर H2O की बात करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम है। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो ऑक्सीजन एटम को और दोनों हाइड्रोजन एटम्स को एक साथ होल्ड कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, उसी को हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्लियर? Yes, sir. तो केमिकल बॉन्ड क्या है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आता हमारा रीजन फॉर केमिकल बॉन्ड। मतलब ये हुआ कि एटम्स की नीड क्या है आपस में केमिकली कंबाइन करने होने की, या मॉलिक्यूल वो क्यों बना है। एटम्स अपनी दुनिया में मगन है, अलग अलग हैं, तो ऐसी क्या जरूरत उनको आ पड़ी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करें, कंबाइन करें, वाटर मॉलिक्यूल बनाएं। क्यों ना हाइड्रोजन अलग पड़ा रहे, ऑक्सीजन अलग पड़ा रहे, CO2 मॉलिक्यूल है, कार्बन अलग रहे, ऑक्सीजन अलग रहे, क्या जरूरत है कि उनको CO2 बनाए। तो जो रीजन है केमिकल बॉन्डिंग के पीछे वो ये है कि एक जनरल ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि हम लोग ने ये देखा कि जो नोबेल गैसेस हैं, ग्रुप 18 फैमिली पीरियोडिक टेबल के जो मेंबर्स हैं, हीलियम है, नियॉन है, ऑर्गन है, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो इन नोबेल गैसेस में हमें 2 चीजें बहुत कॉमन मिली। पहला कि जितने भी नोबेल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स मिले, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम को अगर हम छोड़ दें तो जितने भी नोबेल गैसेस हैं उनके वैलेंस शेल में हमें 8 इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलते हैं। इसको कहते हैं ऑक्टेट। ऑक्टेट का मतलब हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस। और दूसरा, वो जितने भी नोबेल गैसेस हैं दे आर केमिकली अनरिएक्टिव मोस्टली, मतलब कि वो आइसोलेटेड फॉर्म में एटॉमिक स्टेट में रहना चाहते हैं, वो किसी से जनरली कंबाइन नहीं करते, अपनी ही दुनिया में वो अलग मगन है, उनको कोई जरूरत नहीं है किसी और से बॉन्ड बनाने की। तो इसका मतलब इस चीज को, इन दोनों प्रॉपर्टीज को देखकर हमने एक जनरलाइजेशन कर दिया और हमने ये एक रिलेशन इनके बीच में बना लिया कि इसका मतलब कि नोबेल गैसेस का जो इनर्टनेस है, नोबेल गैसेस का जो किसी के साथ कंबाइन न करने की जो टेंडेंसी है, वो उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है। क्योंकि ये दोनों चीजें ही कॉमन थी नोबेल गैसेस में, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना और केमिकली अनरिएक्टिव होना। तो इन दोनों को हमने रिलेट कर दिया कि नोबेल गैसेस के केमिकल इनर्टनेस के पीछे इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना या ऑक्टेट है। और फिर हमने ये कह दिया कि कोई भी एटम जिसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा, कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर हम ड्यूप्लेट की बात करेंगे यानी वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स की, तो हमने एक जनरलाइजेशन कर दिया कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी एटम के हैं तो वो फिर किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। और इसका मतलब हमने एक कंक्लूजन निकाल लिया यहाँ से कि जितने भी अदर एटम्स हैं जिनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, या जिन एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, वो इसी
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ही आपस में कंबाइन कर रहे हैं। इसका मतलब जो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, एटम्स के आपस में केमिकली कंबाइन होने के पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है, जो मोटिवेशनल फैक्टर है, वो है अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करना। यानी जितने भी एटम्स हैं वो आपस में केमिकली इसीलिए बॉन्ड बना रहे हैं because they want to have 8 electrons in their outermost shell like noble gases। तो अगर हम एक लाइन में कहें तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के पीछे रीजन क्या है, एटम्स क्यों केमिकली कंबाइन करेंगे, बताइए। Octet. Yes, sir. Completing its octet. एक लाइन में हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स in order to complete their octet or in some cases duplet। duplet किसको कहते हैं, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को। Yes, ड्यूप्लेट sir. का केस वहीं पर आएगा अगर किसी एटम का फर्स्ट शेल ही उसका वैलेंस शेल है, तो ड्यूप्लेट कंप्लीशन की बात होगी। अगर फर्स्ट के अलावा कोई भी अदर शेल उसका वैलेंस शेल है, जैसे सेकंड शेल उसका वैलेंस शेल है, या थर्ड शेल उसका वैलेंस शेल है, या फोर्थ शेल उसका वैलेंस शेल है, तब वहां पर ऑक्टेट की बात आएगी। फर्स्ट शेल, के शेल जिसे कहते हैं, उसमें अगर कोई एटम अपने फर्स्ट शेल को कंप्लीट करना चाहता है तो ड्यूप्लेट होगा, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उसकी लिमिटेशन। अगर अदर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ या अदर कोई भी शेल है उसका वैलेंस शेल अदर देन फर्स्ट शेल, तो ऑक्टेट रूल की बात होगी। अब कितने तरीके हैं अपने ऑक्टेट को या ड्यूप्लेट को कंप्लीट करने के एटम के पास, क्या ऑप्शंस हैं, वो कैसे कंप्लीट कर सकता है अपना ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। तो इसमें 2 मेजर मेन मेथड्स हैं। एक है ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक तरीका तो ये हो सकता है कि जो 2 एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसमें से एक एटम जो जनरली मेटालिक होगा, मेटल एटम होगा, वो दूसरे एटम को जो जनरली नॉन मेटल होगा उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, ट्रांसफर कर दे। तो बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर, इससे आयनिक बॉन्ड बनेगा, आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है बाय शेयरिंग ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बिटवीन कंबाइनिंग एटम्स। यानी जो भी कंबाइनिंग एटम्स है वो कोई किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, ट्रांसफर कोई नहीं कर रहा है, वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर रहे हैं। मतलब ए और बी अगर 2 एटम्स हैं तो बी के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ए शेयर करेगा अपने वैलेंस सेल में, उसको कंसीडर करेगा, और ए के कुछ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को बी अपने वैलेंस सेल में कंसीडर करेगा या शेयर कर लेगा। लेकिन ये शेयरिंग है, किसी ने किसी को ट्रांसफर नहीं कर दिए, परमानेंटली डोनेट नहीं कर दिए, केवल वैलेंस सेल कंप्लीट करने के लिए उसकी हेल्प कर रहा है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू देखिएगा, दोनों आपको क्लियर होंगे। एक डायग्राम मैंने यहाँ दिखाया है। यहाँ पर जैसे 2 एटम्स है ए और बी, ये रेड कलर से इलेक्ट्रॉन्स है। तो शेयरिंग में क्या होगा, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों को नीड है, तो यहाँ पर देखिए इन्होंने शेयरिंग करी। अगर हम इस शेयरिंग में देखेंगे ध्यान से, जब इस एटम के वैलेंस शेल को हम कंसीडर करेंगे, ये इसका वैलेंस शेल है, इस एटम के वैलेंस शेल में आप देखेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया। और जब बी एटम के वैलेंस शेल में देखेंगे तो बी के वैलेंस शेल में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास था, दोनों ने क्या किया, उसे एक कॉमन जोन में रखा, और वो कॉमन जोन दोनों के वैलेंस शेल का पार्ट होगा, ये शेयरिंग है। दूसरा केस देखिए, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया किसको, बी के वैलेंस शेल में। तो अब देखिए बी के वैलेंस शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन अगर हम यहाँ पर ए का वैलेंस शेल देखेंगे तो देखिए ए के वैलेंस शेल में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, दिस इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसमें कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, शेयरिंग में कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इतना बेसिक नॉलेज मुझे लगता है सबको होगा, आयनिक बॉन्ड का और कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। Yes, sir. अब इसके आगे आते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे हम आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड्स को, ये तो जनरल वे में पढ़ लिया। अब पहला हमारे पास है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड के फीचर्स क्या है, पहले तो ये समझो। नंबर 1,
आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर हम मेन पॉइंट्स पे, ट्रांसफर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू, इसमें जो आयनिक बॉन्ड बनते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से बनते हैं। इसमें जो भी टू एटम्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं उसमें से एक एटम इलेक्ट्रॉन डोनर होगा और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करेगा, एक डोनेट करेगा एक एक्सेप्ट करेगा। डोनर जनरली कौन होगा, मेटल्स जनरली, क्योंकि मेटल्स में बहुत अच्छी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की। गेनर कौन होंगे, एक्सेप्टर कौन होंगे, नॉन मेटल्स, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो आयनिक बॉन्ड जनरली, इसीलिए हम आगे देखेंगे भी कि आयनिक बॉन्ड जनरली वहीं पर फॉर्म होते हैं जहां पर कंबाइनिंग एटम्स में से एक मेटल फैमिली का हो और दूसरा एटम नॉन मेटल फैमिली का हो। जैसे मेटल फैमिली पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 13, एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स और एल्यूमिनियम की जो फैमिली, तो वहां से अगर आप कोई एक एटम लेते हैं और दूसरा एटम जो उसके साथ कंबाइन कर रहा है वो नॉन मेटल साइड से लेते हैं, नॉन मेटल साइड में ग्रुप्स मेनली जो आते हैं वो ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, 16 ऑक्सीजन फैमिली और 17 यानी हैलोजन फैमिली, उधर से कोई एक एटम लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में जब बॉन्ड बनेगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ही केस। अब इसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, लूज करेगा, वो चेंज हो जाएगा कैटायन में, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, नेगेटिव चार्ज का अगर लॉस होगा तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। न्यूट्रल एटम के अंदर क्या होता है, जब एटम कोई न्यूट्रल होता है तो उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस बराबर होते हैं। पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से, प्रोटॉन्स की वजह से, नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ठीक है, Yes, तो sir. न्यूट्रल एटम के अंदर, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो नेगेटिव चार्जेस का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ना। पॉजिटिव चार्ज उसके रिस्पेक्ट में बढ़ गए। जैसे मान लो न्यूट्रल कोई एटम है, उसके अंदर 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन है। अब एक इलेक्ट्रॉन अगर चला जाएगा तो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव पार्टिकल्स कम हो गए तो अपने आप पॉजिटिव नंबर बढ़ जाएंगे, तो उसके ऊपर एक नेट प्लस चार्ज आ जाएगा। तो जो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +2, +2, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो +3. वो एक कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। उस कैटायन का चार्ज क्या होगा वो डिपेंड करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स वो लूज कर। और दूसरा एटम जिसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, गेन किया है, वो एनायन में चेंज हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज आयन फॉर्म कर लेगा। और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अगेन ये डिपेंड करता है कि पर एटम उसके एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। थर्ड पॉइंट, जैसे ये कैटायन और एनायन बने, इन कैटायंस और एनायंस पे अपोजिट चार्जेस हैं और हमें पता है कि जब कभी भी कहीं पर अपोजिट चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ये कैटायन और एनायन बने, कैटायन कैसे बने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एनायन बने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर्मेशन के बाद ये कैटायंस और एनायंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देंगे और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ Attraction. अट्रैक्शन। उस अट्रैक्टिव फोर्स को, अपोजिट चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है उस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं। तो आयनिक बॉन्ड यही है, इस कैटायन, जो भी कैटायन और एनायन बने हैं ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू, उन कैटायंस और एनायंस के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है उसको चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहिए, चाहे आप उसे इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहिए, चाहे आप उसे आयनिक बॉन्ड। और एक टर्म आता है इसमें इलेक्ट्रोवैलेंसी। इस आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए डोनर ने और एक्सेप्टर ने जितने इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया है या जितने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है या गेन किया है उसको उस एटम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर डोनर पर एटम को देखेंगे, एक एटम को, जो डोनर है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसके एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अगर उसका एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गई 2, पर एटम वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और ऐसे जो गेनर है जिसने एक्सेप्ट किए इलेक्ट्रॉन
उस एलिमेंट के पर एटम, एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी मान जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? डोनर के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट या रिलीज्ड बाय एन एटम, और एक्सेप्टर के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टेड और गेन्ड बाय एन एटम, उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब एक चीज और समझिएगा, हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन की वैसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन है या लॉस ऑफ हाइड्रोजन है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सेंस में अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के डोनेशन में, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के सेंस में बात करें, तो ऑक्सीडेशन होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, लूज कर रहा है, तो हम कहेंगे कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इसको डी इलेक्ट्रोनेशन भी कहते हैं। डी केमिस्ट्री में डी का जो यूज होता है, कहीं पर भी ये डी वर्ड आता है, डी मतलब रिमूवल होता है। जैसे कहीं पर आता है डिहाइड्रेशन, या हम डे टू डे लाइफ में भी पढ़ते हैं, अगर आप ज्यादा देर सनलाइट में खेल रहे हैं तो कहते हैं इसको डिहाइड्रेशन हो गया, है ना? Yes, sir. मतलब Yes, sir. हाइड्रेशन मतलब वाटर, यानी इसकी बॉडी में से वाटर का लॉस हो गया है, वाटर निकल गया इसकी बॉडी में से ज्यादा। कहीं पर भी डी हाइड्रोजनेशन, तो डी मतलब लॉस, किसका लॉस हुआ? हाइड्रोजन का। डी क्लोरीनेशन, यानी कोई मॉलिक्यूल है उसको किसका लॉस हुआ है? क्लोरीन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कह सकते हैं? डी इलेक्ट्रोनेशन। किसका लॉस हुआ? इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ऑक्सीडेशन, या ऑक्सीडेशन का एक दूसरा नाम डी इलेक्ट्रोनेशन भी है। और जो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो रिडक्शन डिफाइंड है। एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज रिडक्शन या इलेक्ट्रोनेशन। तो इसका मतलब देखिए, जब कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड कैसे बन रहा है? एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और एक एटम इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है उसका क्या हुआ? बाय डेफिनेशन वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। जो गेन कर रहा है वो बाय डेफिनेशन क्या हो रहा है उस रिएक्शन में? रिड्यूस हो रहा है। और कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोसेस हो रहे हैं तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, दोनों को मिला के। ठीक है? Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ कि जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कहीं पे, तो एक रेडॉक्स प्रोसेस होता है वहां पे। इसका मतलब जब कभी भी आयनिक बॉन्ड कहीं बन रहा होगा तो डेफिनेटली कि एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा, मतलब वो रिड्यूस हो रहा होगा। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन। आयनिक बॉन्ड का बनना अपने आप में एक रेडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है? Yes, sir. तो ये आयनिक बॉन्ड के फीचर्स हैं। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लूज कौन करेगा? जो मेटल होगा। गेन कौन करेगा? जो नॉन। जो लूज करेगा वो कैटायन में चेंज हो जाएगा, जो गेन करेगा वो एनायन में चेंज हो जाएगा। ये कैटायन एनायन एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट, फैक्टर्स विच फेवर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए फेवरेबल हैं? फेवरेबल फैक्टर का क्या मतलब होता है? फेवरेबल फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर ये फैक्टर्स या ये फीचर्स या ये प्रॉपर्टीज कहीं पर हैं तो वहां पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। ऐसे केस में वो फेवरेबल फैक्टर्स है। जैसे आप जब पढ़ाई करते हैं तो आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसके कुछ फेवरेबल फैक्टर्स होंगे। ऐसा तो नहीं कि आप दिन भर घूमो और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप एक घंटा भी नहीं बैठ के पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक सॉल्व नहीं करते हैं, असाइनमेंट नहीं लगाते हैं, रेगुलर नहीं रहते क्लास में, और आपका सिलेक्शन हो जाए ऐसा। तो सिलेक्शन कब होगा उसके लिए कुछ फेवरेबल फैक्टर्स हैं। फेवरेबल फैक्टर्स का मतलब कि अगर ये फैक्टर्स किसी स्टूडेंट के पास हैं
तो उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ गए, भले ही ना हो लेकिन फेवरेबल कंडीशंस बन गई। क्या कि आप रेगुलर क्लासेस करें, रेगुलरिटी मेंटेन हो, क्लासरूम में ध्यान से अटेंटिव होकर बैठें, नोट्स मेंटेन करें, क्वेश्चन बैंक लगाएं, प्रैक्टिस करें, टेस्ट दें। ये क्या है, फेवरेबल फैक्टर्स हैं सिलेक्शन के, ठीक है ना। Yes, sir. तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट कर रही हैं, यानी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस के वजह से आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, आयनिक बॉन्ड के बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहला, जो दो एटम बॉन्ड कैसे बन रहा है, 2 या मोर देन 2 एटम्स के बीच में, तो जो भी कंबाइनिंग एटम्स हैं जो बॉन्ड बनाने जा रहे हैं या बॉन्ड बनाने का अभी उन्होंने मन बनाया कि हम बॉन्ड बनाएंगे, उसमें से एक मेटालिक एटम हो, एक नॉन मेटालिक एटम हो, पहली कंडीशन। तो हम ये कह सकते हैं कि आप पहला कंडीशन तो यही कह सकते हैं कि अ बॉन्ड बिटवीन अ मेटल एंड बोलो And a non-metal. एंड नॉन मेटल। पहली यही कंडीशन है कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में अगर कहीं पर बॉन्डिंग हो रही है तो आप, ये फेवरेबल कंडीशन हो गई कि वहां पर आयनिक बॉन्ड ही बनेगा। दूसरा, जो मेटालिक एटम यूज हो रहा है बॉन्डिंग के लिए, उसका जितना कम आयनाइजेशन एनर्जी हो, यानी जितना इजीली उससे कैटायन फॉर्मेशन हो, उतना आपके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी। जैसे मेटालिक एटम्स में भी आपके पास, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि आई का ट्रेंड, आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड लेफ्ट टू राइट के लिए क्या है, Increases. लेफ्ट टू राइट के लिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगा, Increases. और जितना आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगा, आप समझ जाओ कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, या इलेक्ट्रॉन का रिमूवल उतना ही डिफिकल्ट होगा एटम से। मतलब उस एटम के लिए अपने आप को कैटायन में चेंज करना टफ होगा, यही तो मतलब है। Yes, sir. अब हम जरा एक किसी पीरियड के लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, जैसे लिथियम की बात करें, लिथियम के राइट में कौन आएगा, बेरिलियम की बात करें, बेरिलियम के राइट में कौन आएगा, बोरॉन आएगा। या पीरियड 3 के अंदर बात करें तो सोडियम मेटल आता है, सोडियम के राइट में जब जाएंगे आप, मैग्नीशियम आएगा, मैग्नीशियम के राइट में जाएंगे, एल्यूमिनियम आएगा, ठीक है। अब देखो Yes, मेटल तो sir. ये सभी हैं, मेटल सभी हैं, सोडियम के राइट में मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के राइट में एल्यूमिनियम, तो आई एल्यूमिनियम का ज्यादा है। ये अलग बात है, ये मेटालिक फैमिली का है, मेटल एटम है, लेकिन उसका आई ज्यादा है, और सोडियम का आई बहुत कम है। तो अगर कहीं पर कंबाइनिंग एटम्स में सोडियम यूज करते हो, मेटल में भी अगर आप सोडियम का यूज करते हो तो आयनिक बॉन्ड का चांस बढ़ गया, है ना। एल्यूमिनियम अगर कहीं पर मेटालिक फैमिली नहीं है, बट अगर आप एल्यूमिनियम लेकर आते हो कहीं पर, वो भी एक मेटल है, और उसको किसी नॉन मेटल से कंबाइन कराते हो, तो मे बी की कोवेलेंट बॉन्ड भी बन सकता है। आयनिक बॉन्ड के लिए थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस कम हो गई, है ना। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट की वजह से उसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई है। एल्यूमिनियम जैसे मेटालिक एटम्स के लिए, भले ही वो मेटल है, उसमें टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बावजूद इसके उसका आई हाई है, तो उतनी अच्छी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करने की नहीं है जितनी सोडियम एटम के पास, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब ठीक है, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा, लेकिन मेटल में भी आप कैसा मेटल लीजिए जिसका आयनाइजेशन पोटेंशियल कम से कम हो, तो और फेवरेबल हो गया कंडीशन। और नॉन मेटल में भी आप ऐसा, नॉन मेटल में क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर उसकी कैसी है। भाई मान लो ABC 3 नॉन मेटल है, नॉन मेटल मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर, लेकिन उसमें भी तो कुछ रिलेटिव ऑर्डर होगा कि इसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की पावर जल्दी, इसमें कम है। Yes, sir. जैसे किसी स्टूडेंट को हम पढ़ा रहे हैं, मान लो 3-4 बच्चों को पढ़ा रहे हैं एक साथ, अब सबकी ग्रास्पिंग पावर तो अलग अलग है ना, कोई एक ही बार में समझ जा रहा है, किसी को 4 बार में समझना पड़ रहा है, किसी को 2 बार में समझ, तो सीधी सी बात है कि जिसमें कैच करने की टेंडेंसी ज्यादा है, जो जल्दी गेन कर ले रहा है, इसका मतलब उसके सिलेक्शन के लिए फेवरेबल कंडीशन ज्यादा है, चांसेस बढ़ जाएंगे उसके, है ना। Yes, sir. तो ठीक है, कोई नॉन मेटल हमने ली, लेकिन नॉन मेटल कहाँ से लिया ये भी तो मैटर करे। ग्रुप 15 भी है, ग्रुप 16 भी है, ग्रुप 17 भी है। तो
अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट राइट बढ़ता है। अब 15 के राइट में 16 है, तो 16 ग्रुप के नॉन मेटल्स का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेनिंग पावर 15 से बेटर है, और 16 के राइट में 17 है, तो 17 का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और अच्छा है ना? Yes, तो sir. अगर आप नॉन Yes, मेटल में sir. भी 17 से नॉन मेटल उठा के लेंगे, कंबाइनिंग एटम 17 ग्रुप का है वो भी नॉन मेटल है, 15 ग्रुप का वो भी नॉन मेटल है, 16 का वो भी नॉन मेटल, लेकिन 15 ग्रुप का जो नॉन मेटल होगा उसमें इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वजह से। तो आयनिक बॉन्ड में होना क्या है, एक को इलेक्ट्रॉन लूज करना है, एक को इलेक्ट्रॉन गेन करना है। लूज करने वाला आपने ऐसा एलिमेंट ले लिया जिसमें आई बहुत कम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बहुत अच्छी बन जाएगी, और गेन करने वाले में ऐसा एलिमेंट आपने ले लिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत अच्छी हो, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी अच्छी हो, तो कंडीशंस फुलफिल हो गई, है ना? Yes, sir. तो जो कंबाइनिंग एटम्स है उसमें जो मेटालिक एटम हो वो लोअर आयनाइजेशन एनर्जी का, और जितने कम आयनाइजेशन एनर्जी का एटम लोगे उतना अच्छा रहेगा। और नॉन मेटालिक एटम जो कंबाइनिंग एटम्स में जो नॉन मेटल वाला एटम है वो जितने हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला नॉन मेटल होगा उतना अच्छा, ठीक है? Yes, sir. लास्ट Yes, sir. फेवरेबल कंडीशन ये कि आप दोनों कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज देखिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डेटा मिलता है, सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक पॉलिंग स्केल पे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी जाती हैं कि भाई सोडियम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ये है, क्लोरीन का ये है ना? तो आप ये देखो कि जो दोनों कंबाइनिंग एटम्स हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस कितना है डेटा के हिसाब से, और ये डिफरेंस जितना ज्यादा होगा कंबाइनिंग एटम्स के बीच में, और ये मैं बता दूं कि ये वैल्यू आप ये मान के चलो कि ये ग्रेटर देन 1.9, अगर 1.9 से ज्यादा का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो आप समझ लो आयनिक बॉन्ड बनेगा। जैसे मान लो हम आपसे कहते हैं कि दो एटम्स हैं ए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की स्केल है, हर एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को एक पर्टिकुलर स्केल पे हम डिनोट करते हैं। तो एक ए एटम है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 4.0 है, और दूसरा एटम बी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू 1.8 है। और अगर ये कंबाइन करने जाएंगे, हमें नहीं पता इनके बीच में कैसे, हमें ये भी नहीं पता कि ए किस ग्रुप का है बी किस ग्रुप का है, मेटल है नॉन मेटल। तो अभी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में अगर हम डिफरेंस देखेंगे 4 और 1.8 के बीच में, तो वो डिफरेंस आया 2.2 का, है ना? तो कंबाइनिंग एटम्स के बीच में उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना लार्ज डिफरेंस होगा आप समझ लो आयनिक बॉन्ड का चांस हो रहा है। और या फिर ऐसे समझ लो कि 1.9 से अगर ज्यादा का डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज के बीच में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ कंबाइनिंग एटम्स, कंबाइनिंग एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का अंतर 1.9 से ग्रेटर है तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड बनेगा, ठीक है? क्लियर? Yes, sir. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा आपको मिलता है। तो ये कंडीशंस हैं जो फेवरेबल हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। क्या? पहला, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग हो तो चांस रहता है। दूसरा, मेटल में भी जितना लोअर IE वाला मेटल हो, और नॉन मेटल में जितना हायर EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाला नॉन मेटल हो, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंबाइनिंग एटम्स का जितना ज्यादा हो, जितना ज्यादा होगा आप समझ लो उतना आसान हो रहा है। जैसे मान लो कहीं पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 2.2 है एटम्स के बीच में, और कोई दूसरा पेयर ऑफ एटम आपने लिया है, मान लो ये ए और बी का डिफरेंस था, आपने कोई दूसरा पेयर ऑफ एलिमेंट लिया सी और डी, और उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 2.8 है। फिर आपने लिया ई और एफ एलिमेंट, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 3.5। तो ये जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख रहे हैं आप समझ लो कि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड उतनी ही इजीली, उतनी ही आराम से, आसानी से बनेगा, है ना? Yes, sir. Yes, sir. ये मतलब होता है। तो ये फेवरेबल कंडीशंस हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम है, कुछ एग्जांपल्स आयनिक बॉन्ड के देखिए। एग्जांपल हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है? अब सोडियम क्लोराइड Yes, sir. NaCl या सोडियम क्लोराइड ये बनता कैसे है, ये कैसे पूरा फॉर्मेशन हुआ, इसको पूरी कहानी समझिए।
इसमें जो सोडियम एटम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन है 281। देखिए 281 का मतलब वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन, और उसके प्रीवियस सेल कंप्लीट है 8, है ना। तो ये तो चाहता ही कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, निकल जाए। तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा एटम जिसमें क्लोरीन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, ये चाहता हमें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। अब एक यस चाह सर। रही इलेक्ट्रॉन हमसे कोई ले ले, एक चाह रहा हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, है। तो दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया जब वो मिले आपस में। तो क्या हुआ, जब वो आपस में मिले तो सोडियम एटम ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया अपने वैलेंस सेल से, और क्लोरीन एटम ने तुरंत लपक कर उसको क्या कर लिया, कैच कर लिया उस इलेक्ट्रॉन को। वो तो ढूंढ ही रहा था इसको। और इस तरह से क्या हुआ, Na+ आयन बना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और Cl- आयन बना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और ये Cl और Na+ और Cl- आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे। इस अट्रैक्शन को हमने आयनिक बॉन्ड कहते हैं। क्लियर हो गया पूरी कहानी। यस सर। तो जब किसी का फॉर्मेशन हमें एक्सप्लेन करने को आएगा तो पहले तो उसकी कहानी बताएंगे हम, इसमें किसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हुआ क्या। फिर आयनिक बॉन्ड के केस में 3 अलग अलग तरीके से हम इसको दिखा रहे हैं। पहला है आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में। आयनिक इक्वेशन NaCl के लिए लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए NaCl का आयनिक इक्वेशन, इसी चीज को हम आयनिक इक्वेशन में, इतनी कहानी ना कहनी पड़े हमें, तो हमने क्या लिखा, Na gives Na प्लस इलेक्ट्रॉन, मतलब Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया। क्यों लूज किया, क्योंकि 281 को उसने क्या कर लिया, 28 कर लिया। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और Cl- बना लिया, ठीक है। यस सर। आयनिक Yes, फॉर्म sir. में हमने बात अपनी समझा ली। अब हम ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम में इसी चीज को समझाएंगे, इनके बीच में जो हुआ Na और Cl- उसको ऑर्बिटल पिक्चर में कैसे दिखाएंगे। तो सबके ऑर्बिटल पिक्चर हम दिखाएंगे। तो अब यहाँ देखिए हमने सोडियम का एक ऑर्बिटल डायग्राम बनाया। सोडियम का न्यूक्लियस हो गया 281, है ना। और क्लोरीन का दिखाया यस सर। 287, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। फिर हमने ये जिस इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो अलग कलर से दिखा दिया। ये पिंक कलर का एक इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर दे रहा है किसको, क्लोरीन को, भैया तुम अपने वैलेंस सेल में ले जाओ, तुम्हारा पर्पस सॉल्व हो जाए। जब इसने डोनेट कर दिया तो सोडियम का केस देखिए क्या हुआ। अब इसके बाद 2 ही सेल रह गए, थर्ड सेल का इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तीसरा सेल खत्म हो गया एक तरह से। 28 ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, Na+ बन गया ये। और उस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन करके देखिए, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अलग कलर से दिखा रहे हैं, ये बन गया Cl- क्लोराइड आयन। और इस तरह से NaCl बन गया, है ना। यस सर। भाई ये Na और ये Cl पूरा एक साथ, ये पूरा कंपाउंड। तो ये उसी सोडियम क्लोराइड के फॉर्मेशन को हमने ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू एक्सप्लेन किया। अब हम तीसरा हमारे पास एक्सप्लेन करने का तीसरा तरीका है इलेक्ट्रॉन डॉट। इलेक्ट्रॉन डॉट में क्या करते हैं, जैसे ऑर्बिटल पिक्चर में इलेक्ट्रॉन डॉट में अंतर क्या है। ऑर्बिटल पिक्चर में सारे इलेक्ट्रॉन हमने दिखाए हैं, इनर शेल के भी 281, इसके भी 287, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है उसमें खाली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के डॉट्स दिखाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जितने, वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हो उतने डॉट्स के थ्रू, हम ये डॉट्स के थ्रू या क्रॉस के थ्रू उसको डिनोट करते हैं। ऑर्बिटल पिक्चर में सारे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रहे हैं, इनर शेल से लेकर और आउटर शेल तक। ऑर्बिट और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में केवल आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है। डिफरेंस समझ में आया। हमने जैसे यहाँ सोडियम के पास केवल एक डॉट बनाया है, एक सिंगल डॉट, ये डिनोट कर रहा है कि सोडियम के वैलेंस सेल में एक 1 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के पास 7 डॉट्स दिखाए हमने। Yes, फिर इसने एक डॉट ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को, ठीक है ना। तो यस सर। उसके पास 8 डॉट्स हो गए, Cl- बन गया वो, और उसके पास डॉट्स हो गए 8, यानी उसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और Na+ जो बना उसके पास देखिए एक भी डॉट नहीं दिखा रहे हैं अब हम, है ना। यस सर। ये इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला है NaCl का। ऐसे आपको किसी भी आयनिक सॉलिड को समझाना होगा तो उसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू, ऑर्बिटल पिक्चर के थ्रू और आयनिक इक्वेशन के थ्रू 3 तरीके से समझाना होगा। जैसे अगला आते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। कहानी पहले हम समझा देते हैं। कैल्शियम जो एटॉमिक नंबर 20 है इसका, उसका कॉन्फ़िगरेशन 2882 है, तो यही 2 फालतू दिख रहे हैं इसको इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। और ऑक्सीजन yes, sir. एटॉमिक नंबर 8 है, वो 26 है, इसको 2 चाहिए।
तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कैल्शियम एटम की टेंडेंसी होगी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की और ऑक्सीजन एटम की होगी 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की। तो कैल्शियम 2+ बनेगा, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। और Yes, sir. और O2- आयन बनेगा ऑक्सीजन एटम से बाय गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो अपोजिट आयन बने इन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, उसको हमने कह दिया आयनिक। अब इसको आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में पहले हम कैसे लिखेंगे? तो आयनिक इक्वेशन के फॉर्म में देखिए हमने लिखा कैल्शियम -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स कैल्शियम 2+। माइनस लिखो या इसी को राइट साइड लाओगे तो प्लस हो जाएगा। हम लिख सकते हैं कैल्शियम गिव्स कैल्शियम 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। Yes, sir. और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा? O + 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O2-। ठीक है। कैसे आयंस Yes, बने sir. उसको इक्वेशन फॉर्म में दिखाया। दूसरा हमें दिखाना है इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्म के थ्रू। इलेक्ट्रॉन डॉट में कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन डॉट हमने दिखाया। कैल्शियम के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन 2 हैं तो खाली हमने 2 डॉट्स दिखाए हैं। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने 6 क्रॉस के थ्रू दिखाए। डॉट दिखाइए चाहे क्रॉस दिखाइए। फिर हमने दिखाया कि कैल्शियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन को डोनेट कर रहा है। कैल्शियम 2+ के पास डॉट्स 0 हो गए और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में क्योंकि अब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए 6 क्रॉस और 2 डॉट दिखा दिए हमने। ठीक है। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन डॉट के थ्रू भी समझ में आ रहा ना? Yes, sir. अब इसी को हमने दिखाया किसके थ्रू? Orbital structure. वो picture. तो ऑर्बिटल पिक्चर में देखिए ये कैल्शियम है 2882 सारे सेल्स दिखाए हमने। और इधर हो गया 2 और 6 ऑक्सीजन के पास। पहले सेल में 2 दूसरे सेल में 6, है ना। Yes, sir. अब देखिए यहाँ आउटर मोस्ट शेल से ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट नीचे ये। अब कैल्शियम के पास देखिए 4 शेल नहीं रह गए, 3 ही शेल रह गए। 288 चौथा गायब। ठीक है। Yes, sir. वो 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिल गया? ऑक्सीजन को। तो ऑक्सीजन के पास हो गए 2 और 6। पहले में 2 दूसरे में 6 थे, अब 8 हो गए, है ना। ये 288 हो गया और ये 2882 से 288 रह गया। ठीक है। Yes, sir. इनके बीच में फोर्स क्या लगने लगा? Electrostatic force. यानी Yes, sir. ये एग्जाम में आता है ना। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो इस तरह से हम करेंगे। ऐसे मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसको भी आप देख लीजिएगा, बिल्कुल कहानी पूरी लिखी हुई है, कौन क्या कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन कौन लूज कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। Yes, sir. ठीक है ना। Yes, sir. ये मैग्नीशियम का केस हो गया। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. ये आयनिक बॉन्ड है। ऑर्बिटल पिक्चर में ऐसे दिखाएंगे आप इसे। अपने आप प्रैक्टिस भी करिएगा इसकी। एक मैग्नीशियम और 2 क्लोरीन। अब इसमें मैग्नीशियम में क्या है कि मैग्नीशियम रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन करेगा लेकिन एक्सेप्ट एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो एक मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसको 2 क्लोरीन एटम अलग अलग 2 क्लोरीन एटम गेन करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन करके। ठीक है, क्योंकि एक क्लोरीन को एक ही की जरूरत है। Yes, sir. मैग्नीशियम 2+ कैटायन 1 बनेगा, एनायन 2 बनेंगे। Yes, sir. इसका आयनिक इक्वेशन अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा। क्या लिखेंगे ये आपका होमवर्क एक तरह से। और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया हुआ है। मैग्नीशियम का 2 डॉट, क्लोरीन के पास 7, एक एक इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन को डोनेट किया, ऐसे। ठीक है। Yes, sir. तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया। हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड नेक्स्ट टर्म पे डिस्कस करेंगे। इसकी जरा प्रैक्टिस करिएगा और इन सबको डायग्राम को बनाइएगा अपने नोट्स में। Okay, sir. Yes, sir. तो ये आयनिक बॉन्ड तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड डिस्कस करेंगे पूरा और उसके एग्जांपल्स। Okay, sir. Okay, sir. बट नोट्स कंप्लीट Thank you, sir. ठीक है। Yes, sir. ओके।